बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मतवक्के बड़ी सियासी पेशरफ्त के हवाले से। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मतवक्के काबीना रद्दोबदल पर। ज़राए के मुताबिक वज़राए मुमलिकत और मावनीन ख़ुसूसी की कारकर्दगी का जायज़ा जारी है, जबकि वज़ारत ख़जाना, तवानाई और सकाफत समेत अहम महकमों में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नई मुआशी टीम की तश्कील और आइंदा बजट की तैयारी भी ज़ेरे गौर है। कौन रहेगा, कौन जाएगा और किन चेहरों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, तफसील से बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे तारिक अजीज़। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की शदीद किल्लत है, जहां बैरून मुल्क जाने वाले शहरी महंगी ब्लैक मार्केट के रहमो करम पर हैं। एक ही वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीन वहां पर नायाब है और मेडिकल स्टोर्स पर मनमानी कीमतें हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जानेंगे और बात करेंगे मुमताज बंगी से। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क भर में जाली कॉल सेंटर्स की। तो आपको बताएं कि जाली कॉल सेंटर्स के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाले से आपको बताएंगे FIE की कार्रवाइयों में अरबों रुपए की रिकवरी, सैकड़ों गिरफ्तारियां और गैर मुल्की अनासर की शमूलियत के इंकशाफात भी सामने आए हैं। साइबर फ्रॉड के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। क्या ये इकदाम काफ़ी साबित होंगे? इस पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा रियाजुल हक। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो नाजरीन, आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं ना, वो हर एतबार से बहुत अहम है और वो ये है कि वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस्लामाबाद की पावर कॉरिडोर्स में बड़ी हलचल है। इत्तलात ये हैं कि काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल और एक्सपेंशन की तैयारी हो रही है। कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। नए वजीर खजाना की तलाश हो रही है और इत्तेहादी जमातों को इजाफी वजारतें देने की बातें भी की जा रही हैं। तो क्या वाकई ही एक नई इकोनॉमिक टीम आ रही है और क्या ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड रिफॉर्म्स हैं या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हैं? आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक अजीज। तारिक, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वाकई ये जो कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग हो रही है ये परफॉर्मेंस बेस्ड है या फिर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की जा रही है? अजी थैंक यू। ये बड़ी अहम आपने ये दोनों पहलू मद्देनजर रखे कि एक तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी है, जैसे कि इत्तेहादी जमातों का कोटा जो बनता था उसमें एक वज़ारत जो MKIM की है, बाप पार्टी की भी है, तो ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी है। और बुनियादी तौर पर ये 2 साल हुकूमत के मुकम्मल होने के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत हैं वो ये है कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद तमाम वज़ारतों, डिवीज़न और जो महकमों की जो है उनको रिपोर्ट पेश की जाए कि किसने क्या काम किया। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी वज़ारतें जो हैं तब्दील हो सकती हैं, कौन कौन से मिनिस्टर जो है शफलिंग में इज़्ज़त की आ सकते हैं, नए भी लोग आ सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी और ये जो है वो अपना आहत चीमा साहब जो हैं, आहत चीमा साहब इसको देख रहे हैं। उन्होंने तमाम वज़ारतों से, डिवीज़न से, काबीना महकमों से उनकी रिपोर्ट तलब की दी थी। तो अब प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट आज कल में या नेक्स्ट वीक में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद रमज़ान है, ईद के बाद ये जो है तब्दीलियाँ लाजमी होगी, तोसी भी होगी और जो है रद्दोबदल भी होगा, महकमे भी तब्दील होंगे। और बजट जो है ये बड़ी स्पेशल है कि बजट से पहले नई मुआशी टीम लाने का फैसला किया गया। ये खबर है कि बजट चूँकि मई में तैयारी शुरू हो जाती है अप्रैल में, तो बजट जून में पेश किया जाता है, 2 या 5 तक पेश कर दिया जाएगा। तो बजट के लिए जो है नई मुआशी टीम जो है वो जो है उससे पहले, बजट से पहले नई मुआशी टीम आएगी। तो वज़ारत ख़जाना जो वज़ीर ख़जाना सबसे अहम है, तो उनके लिए भी उनके। लेकिन तारिक, इस रीशफल की बुनियादी वजह आखिर क्या बनी? मतलब क्यों इतनी जल्दी ज़रूरत पेश आ गई रीशफलिंग की? जी बिल्कुल, देखें ना जी, हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि 2 साल के हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच करके देखेंगे अगर किसी मिनिस्ट्री की जो कारकर्दगी वो मुतमिन नहीं है, जो उनको जो टारगेट, अच्छा शहबाज साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, वो जो है हदफ देते हैं, टारगेट देते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपके लिए 3 महीने, आपके लिए 6 महीने, आपके लिए साल में। तमाम वज़ारतों को टारगेट दिए गए थे। तो वो उस बुनियाद पे देखेंगे कि भाई अगर कोई काम अपना टारगेट मुकम्मल किया है, काम मुकम्मल किया है, होमवर्क ठीक है, तो वो कंटिन्यू रखेगा। अगर किसी ने अपना जो है वो टारगेट पूरा नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर उससे मुतमिन नहीं है तो यकीनी तौर उस पर तब्दीली होगी। अब आप देख लें तवानाई की जो मिनिस्टर अवैस लगाई और 2-3 दिन से आप देखें उनके क्या मतलब जो स्टेटमेंट दिया, असेंबली सेनेट में भी दिया, पार्लियामेंट में भी दिया, उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी बयान भी दिया। उसके ऊपर जो हुकूमत के अपने लोग भी बड़े उस पर नाला हुए, इत्तेहादी जमातें भी नाला हुई, तो उनको भी टारगेट दिया गया था। अब उसको भी देखा जाएगा क्या उनको जो दिया गया था हुआ या नहीं हुआ।
बुनियादी तौर पे बेसिकली जो तारिक, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तलाश भी की जा रही है, तो क्या मौजूदा इकोनॉमिक टीम पर एतमाद कम हो गया है जो ये सारी तलाशें की जा रही हैं? एतमाद तो कम, मतलब एतमाद कम तो नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है, ये बिल्कुल है कि जो टारगेट दिया गया था वो उन्होंने अचीव नहीं किया, जो है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई अब तक जितने, यानी कि ये तब्दीली परफॉर्मेंस बेस्ड होगी की वजह से। जी बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। इसके ऊपर जो बड़ा एतराज़ात भी हैं, जब पार्टी के अंदर अंदरूनी मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग होती हैं, तो फिनांस मिनिस्टर के ऊपर बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि इन्होंने अब तक क्या किया है, हमें बताया जाए, आवाम को कोई रिलीफ फराहम किया है, कोई इन्वेस्टमेंट आई है, कोई टैक्स, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। इकॉनमी के हवाले से कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सब नहीं आई 2 साल में। तो यकीनी तौर पे जो फाइनेंस का है सबसे अहम है, और इकॉनमी ठीक है तो उसके ऊपर ही मुल्क चलेगा। अगर इकॉनमी ठीक नहीं तो बाकी हुकूमत की कारकर्दगी जो हो जाए, हमने ब्यूटिफिकेशन कर दी है, इस्लामाबाद खूबसूरत हो गया है, फ़लाँ हो गया, ये बाकी अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं। ताहम जब तक फिनांस या मुआशी तौर पे हम मुस्तकम नहीं होंगे, वो ठीक नहीं होगी, तो उस वक्त मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और ये शिकायत शायद दूसरे फरीक को भी है कि फिनांसी जो है, मुआशी तौर पे जो है, हम वो कामयाबी हासिल शायद नहीं कर सके। अच्छा तारिक, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि सिविल और अस्करी लीडरशिप की कंसल्टेशन जो है ना, उससे वज़ीर ख़जाना लाने की बात हो रही है, तो क्या ये एक नई पावर डायनामिक्स की निशानदही है? जी बिल्कुल, पहले ही जब फाइनेंस मिनिस्टर, जो उनको पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, वो तो बाहर थे, किसी बैंक में काम कर रहे थे और बैंकर थे, लेकिन वो एक जो एक्सपीरियंस किया गया वो नाकाम हुआ। अब एक दफ़े जो है फाइनेंस मिनिस्टर की तलाश है, और इस बात का इम्कान भी मौजूद है जो फाइनेंस मिनिस्टर साबिक़ हैं मुसम्मिक नून का नवाज जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भी फाइनेंस का मामला संभाल सकते हैं, चूँकि उन्होंने अपने जब भी उनको वज़ारत ख़जाना दी गई, उन्होंने यकीनी तौर पर जो है उनको जो टारगेट नवाज शरीफ साहब ने दिया था पिछले गवर्नमेंट में, या भी दिया था शहबाज साहब में पीडीएम गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने वो अपने टारगेट अचीव किए थे, तो मुमकिन तौर पर वो वापस भी आ सकते हैं। पर ये क्वेश्चन होगा कि फॉरेन मिनिस्टर कौन बनेगा, तो जो टारगेट्स दिए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर को, तो क्या वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए इस बार? यकीनी तौर पर नहीं हो पाए, और जो उनसे तवक्कुआत की जा सकती थी वो नहीं हुई, और जो FBI का जो हदफ था जो है टैक्स वसूली का, वो भी नहीं हुआ। और मैंने पहले भी आज जितने ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो इन्वेस्टमेंट के ऐलानात तो शुरू हो गए हैं, मुआहदे हुए हैं, उनके दस्तखत हो गए हैं, लेकिन अमली तौर पर तो कोई पैसा अभी तक नहीं आया। अब कल ही देखें कि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है UAE से कि उन $2 अरब का जो हमने पेमेंट देनी थी, तो पहले 15 दिन के लिए, 2 वीक के लिए उन्होंने हमें जो टाइम दिए, अब आज फिर कल उनसे रिक्वेस्ट की गई है UAE से कि $2 अरब के लिए 1 महीने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि 2 हफ्ते के बाद फिर $2 अरब देना है। 2 हफ्ते गुजरते पता ही नहीं चलेगा। तो मुआशी तौर पर हुकूमत को मसाइल का सामना यकीनी तौर पर है, इसलिए जो है मुआशी टीम की तब्दीली। अच्छा, ये फाइनेंस का जो शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर का जो तरीका कहा है, वो फाइनेंस में उनके मिनिस्टर के साथ उन्होंने 2-3-4 बंदों की और टीम भी लगाई हुई है, जैसे बिलाल ज़कियानी हैं, एहसान अफजल हैं, तो ये एक पूरी टीम है जो फाइनेंस पे ऊपर काम कर रही है। लेकिन यकीनी तौर पर उसको जो हेड करते हैं, जो उसको लीड करते हैं, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अब जो है नई मुआशी टीम, अगला बजट है, बजट बड़ा चैलेंजिंग होगा, कितने टैक्स लगाने हैं, आवाम को क्या रिलीफ देने हैं, नहीं देना, IMF की डिमांड्स, उनकी तरफ से भी जो मुतालबात हैं उनको भी बदनज़र किया जाएगा, आवाम को रिलीफ की फराहमी भी हुकूमत की तरजीहात होगी। तो ये सब कुछ जो है इनके लिए चैलेंजेस है। तो एक बड़ी अच्छी कोई मुआशी टीम, बड़े एक्सपर्ट के तौर पर जो है कोई तलाश की जा रही है कि इनका मुतबादले कोई हो जाए, ये होगी जी। अच्छा तारिक, चंद वजारतें हैं जिनके अंदर ना बड़ी तब्दीलियों की इतलात हैं, उनके अंदर वजारत ख़जाना है, एनर्जी है और कल्चर है, तो क्या यही महकमे गवर्नमेंट के वीक पॉइंट्स बने हुए हैं, इसलिए इनके अंदर बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं ये लोग? जी, पेट्रोलियम भी उसमें है। पेट्रोलियम का जो शायद उनको टारगेट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक साहब को, शायद उनसे भी ज़्यादा कोई खुश नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। एनर्जी के मिनिस्टर जो अवैस लगाई है उनके ऊपर भी है। और कल्चर का जो है, और उनके खिची साहब हैं, औरंगज़ेब खिची साहब हैं, तो उनका एक पोस्चर जो है वो इंटरनेशनल एक वजारत है जहाँ उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अवैस लगारी साहब हैं, औरंगज़ेब खिची साहब हैं, इनकी तब्दीली की भी खबरें काफ़ी गर्म हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है? जी बिल्कुल, इसी बुनियाद पे ही होगा कि 2 साल पे इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, कितना डिलीवर किया है, इनको जो टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ, इसी बुनियाद के ऊपर ही होगा। अब जो देखें, अब अवैस लगाई का जो इन्होंने जो नेट मॉनिटरिंग वाला जो एक पॉलिसी दी, उसके ऊपर जितनी तनकीद हुई है,
और इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब को उसका नोटिस लेना पड़ा और उस फैसले के ऊपर नज़रसानी के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो है देख के इनको तब्दीली की जाएगी। ताहम ये है कि MQM का एक जो है उनका कोटा बनता था, उनकी जो वज़ारतें उनके हिस्से में आई थी, एक उनकी बचती है, उसको डॉक्टर फ़रूख सत्तार का जो है उनको मुकम्मल जो है उनका नाम जो है फ़ाइनल किया गया है। इससे बाप पार्टी से मंसूर काकड़ हैं और जो है काफ लीग की भी एक एडवाइज़र शायद उनको मिल सकता है, वो वफाकी वज़ारत उनको शायद ना मिलें। अलीम खान की पार्टी भी है, तो इन इत्तेहादियों को भी ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में आ जाएंगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के एक बाबर नवाज़ खान है, अभी जो उन्होंने इलेक्शन जीता था उमर अयूब वाली सीट के ऊपर ना, 2 महीने बाई इलेक्शन जो हुआ था पहले, तो बाबर नवाज़ खान है वो बड़ी लीड से उमर अयूब को PTI के ज़ाहिर वो जो है वहाँ सेक्रेटरी जनरल भी थे, तो उनको शिकस्त दिया है। तो बाबर नवाज़ खान को भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जा रहा है, उनका भी इजाफा किया जा रहा है। तो ये नया जो है ये बनाया जा रहा है। एक और नाम आपने देखा होगा, नसीर अब्बास सिद्धू हैं, ये लाला मूसा से हैं, खारिया से हैं, एक बड़ी अहम शख्सियत, अस्करी शख्सियत के छोटे भाई हैं। तो इनकी भी जो है इनको भी वज़ीर बनाया जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगी, बाकी जो जांच जो है उसकी कारकर्दगी के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, टारगेट्स जो के ऊपर, वो भी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी। ये दोनों पहलुओं के ऊपर जो है ईद के फौरी तौर पर एक नई कबीना, एक नई फेस आएगी। और ये नई जो कबीना बनेगी, इसको ये अगले उन्होंने 3 साल अपना जो टारगेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो है हुकूमत का है कि अगले 3 साल हमने हुकूमत कैसे चलानी है, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इलेक्शन में जाना है, अवाम में जाना है। तो वो पॉलिटिकल जो टारगेट उनके हैं, पॉलिटिकल अज़ाम जो हैं, वो मोटिवेशन उनको भी दिखाया जाएगा। उसी हवाले से कुछ लोगों को एडजस्टमेंट भी की जाएगी, कुछ लोगों की वज़ारतें तब्दील की जाएंगी। और बलूचिस्तान से भी मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट अभी तक जो है कबीना में कोई बंदा नहीं है, अगरचे जाम कमाल सब बलूचिस्तान से हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का फेस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आए हैं, लेकिन इससे पहले वो मुस्लिम लीग नून में थे नहीं। वहाँ जो मुस्लिम लीग नून के फेस हैं, सरदार याकूब खान नासिर हैं, कोई 5-6 दफ़े मैंने बने हैं, जमाल शाह काकड़ हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 2-4 लोग और हैं जो मुस्लिम लीग नून का फेस हैं। बलूचिस्तान से भी लिया जा सकता है और सिंध से एक मामले खसूसी भी ले जाने का, ये सारी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है ना। और सिंध से भी एक कोई एडवाइज़र मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर का दिया जा सकता है, जिसके लिए बशीर मेमन साहब का नाम है। निहाल हाशमी जो हैं वो अगर गवर्नर नहीं बनते तो फिर उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी ये जो है बात, अब जो एडजस्टमेंट होगी और जिसके नतीजे में नई शफल के बाद एक नई कबीना बनेगी, उसमें हमजा शहबाज का बड़ा अहम रोल होगा। और हमजा शहबाज अहम जिम्मेदारी के ऊपर इस्लामाबाद में बैठेंगे। जी अच्छा तारिक, हमजा शहबाज साहब आपने की खबर को कंटिन्यू करते हुए एक चंद नाम जो आपने हमें गिनवाए हैं उनको तो तब्दील किया जा रहा है, लेकिन MQM, BAP और काफ लीग को इजाफी वजारतें देने का प्लान भी बनाया जा रहा है। तो क्या एक तो ये प्लान दुरुस्त है और क्या ये कोalition स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजिक मूव है? जी यकीनी तौर पे ये इन्होंने जो अपने कोलिशन से वादे किए हुए थे, वो शायद उसमें से उनका मुतालबा है कि आपको हमारे से जितनी वज़ारतें आती थी वो नहीं एडजस्टमेंट हो सकी, उस वक्त नहीं बनाया गया था, वो उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसका फ़ायदा कितना होता है, फ़ायदा कितना नहीं होता, तो वो तो एक उनकी बनने के बाद देखा जाएगा। लेकिन ये एक सियासी तौर पे है कि अब वही ना, अगला इलेक्शन भी है, इत्तेहादियों को भी राज़ी रखना है, उनको मिलकर चलाना है। तो पीपल्स पार्टी के साथ MQM का जो है पीपल्स पार्टी वहाँ सिंध में उनके मसाइल हैं, उनके साथ 26वीं तरमीम पे वादा किया गया था, वो भी नहीं हुआ, 27वीं भी नहीं हुआ। तो अब जो है 28वीं तरमीम का भी आपको पता है वो भी मार्च में आने वाली है। तो उसके ऊपर ये सारी उससे पहले अपने तमाम इत्तेहादियों को, इनको चूँकि 28वीं तरमीम की मंजूरी के लिए वोट चाहिए होंगे, तो इत्तेहादियों को राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। इत्तेहादी जमातों को तमाम को जो है राज़ी किया जाएगा ताकि इनको 28वीं तरमीम में उन मसाइल का सामना ना हो जो 26वीं और 27वीं तरमीम की। अच्छा तारिक, अभी आपने हमजा शहबाज का जिक्र किया, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह की बात आपने की है, तो क्या उनको वफाक में लाने की तैयारी की जा रही है? क्या पार्टी के अंदर अब पावर बैलेंस तब्दील होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये फैसला हो चुका है। तो हमजा शहबाज चूँकि 2 साल से खामोश बैठे हुए हैं, उनकी पंजाब में एडजस्टमेंट हो नहीं सकती, चूँकि वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उनके, चूँकि वो खुद चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अब वो चीफ़ मिनिस्टर के नीचे क्या काम करेंगे, तो वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट जो है हो नहीं सकती थी। तो लिहाजा अब उनको वफाक में ज़िम्मेदारी देने का फ़ैसला किया गया है। और मुमकिन तौर पर वो ये होगा कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं होता कि तमाम MNAs को मिल सकें, तो जो है हमजा शहबाज है तमाम हुकूमती MNA इत्तेहादी जमातों से मिलना मिलाना, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट फ़ंड, उनके मसाइल के हवाले से, या उनको एक कंप्लेंट सेल भी कह सकते हैं, पब्लिक यूनिट जो है पब्लिक यूनिट अफेयर्स एक बनाया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही बैठेंगे। वहाँ वो MNAs के मसाइल भी देखेंगे, डेवलपमेंट फ़ंड भी देखेंगे, और जो बाकी जो इत्तेहादी जमातों के मसाइल हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे। हमजा शहबाज इसके लिए शहबाज के आने से क्या चेंज आती दिखाई दे रही है आपको तारिक?
तो कोई इतनी बड़ी चेंज सिर्फ यही होगी कि शहबाज शरीफ का जो वज़न है जो है उनका बोझ कम हो जाएगा। मेल मुलाकातों में सिलसिला हर एमएनए को ये शिकायत होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिलते, टाइम नहीं देते, और यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर बड़े बिजी होते हैं। अभी आप वाशिंगटन जा आए, उससे ऑस्ट्रेलिया जा आए हैं, उनके जो बैरूनी दौरे भी होते हैं पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। हाँ। अभी पिछले हफ्ते जो है उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि एक एमएनए को मिल सकें। तो वो काफी हद तक कहा 2 साल से हमजा शहबाज बिल्कुल खामोश थे, तो क्या हमजा शहबाज की जानिब से भी अब हामी भर ली गई है? जी, मैं कल हामी भी भाग ले गई है, वो अतियाए भी हैं, और पिछले हफ्ते उन्होंने वहाँ अपना मॉडल टाउन में बैठ के जर्नलिस्टों से मुलाकात भी की है, मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर की बुलाया है, पार्टी के लोगों को बुलाया है। तो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कि उन्होंने कर लिया है, आप वो इस पर राज़ी हैं और बिल्कुल यहाँ बैठेंगे और अपने वाले साहब का, प्राइम मिनिस्टर का बोझ जो है वो कम करेंगे। ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगला इलेक्शन है, सियासी मुस्लिम लीग बतौर सियासी जमात तो जिंदा रखना है ना, उसको देखने वाला कोई है ही नहीं। तमाम लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो जब हुकूमत में आप चले जाते हैं तो पार्टी के लिए वक्त नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं, तो ज़ाहिर है वो पार्टी, उनके पास इतनी अहम वज़ारत है, तमाम डेवलपमेंट फंड हैं उनके पास, सी पैक को वो देखते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर की मुआशी टीम में भी वो हैं, एजुकेशन की उनको कई टास्क दिए हुए हैं, तो वो नहीं चला सकते इतना। तो ये पार्टी के ज़ाहिर पार्टी को चलाना है, पार्टी को बचाना है, पार्टी को मजबूत करना है, अगला इलेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमजा शहबाज का टारगेट यही होगा कि तमाम अपने लोगों को जो नाराज़ हैं, जो राज़ी हैं, तमाम लोगों की एक्सेस होगी, उनको मिलेंगे, उनके मुतालबात सुने जाएंगे, माने जाएंगे, तो वो एक बड़ी सहूलत हो जाएगी हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए आसानी हो जाएगी कि हर मामला उन तक नहीं जाएगा जो उनके लोगों के काम होंगे। करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, चलें अच्छी बात है। तारिक, एक और बड़ा अहम सवाल है, कहा जा रहा है कि नई इकोनॉमिक टीम जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट बनाएगी, तो क्या अब हमें पॉलिसी शिफ्ट होते देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, पॉलिसी शिफ्ट भी होगी, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि तो जो एक तो मैंने पहले बताया IMF का दबाव हमारे ऊपर मुसलसल मौजूद है, उनके मुतालबात हैं जो हुकूमत कभी मानती है कभी नहीं मानती है। फिर आवाम को अभी तक रिलीफ को बड़ा रिलीफ तो नहीं मिल सका ना, अब आवाम को रिलीफ भी देना है, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। मुतालबात भी माने जाने हैं, आवाम को भी राज़ी रखने हैं, इत्तेहादियों को भी करना है, किसानों को कैसे करना है, सनतकारों का भी आपने देखा इंडस्ट्री को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली को सस्ती की है 4-5 रुपये, तो अभी मज़ीद भी उनको कहा। तो सनत के ऊपर भी बड़ी तवज्जो होगी कि अगली जो मुआशी जो टीम आएगी, अगला जो बजट होगा, अगला जो टारगेट होगा उसमें है लेकिन आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना, इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचाना, सनत को बचाना, क्योंकि सनत को बड़ा नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, यहाँ से शिफ्ट हुई हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले जो है वो बर्दाश्त नुकसान है। IT में जो है अगरचे पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं, IT के शुबे में भी जो है बरामदात बढ़ी हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर सनत को नुकसान पहुँचाए। इसकी सबकी बहाली के लिए जो है ऐसी मुआशी टीम होगी जो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी, इन तमाम पहलुओं को दे के ऐसी पॉलिसी, ऐसा बजट देगी जिससे जो है काश्तकार भी खुश हो, किसान भी खुश हो, सनतकार भी हो, दुकानदार भी हो, ताजर भी हो। इस्लामाबाद में भी टैक्स का मामला था, कोई 3-4 गुना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, प्रॉपर्टी ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स, उसको भी बड़ा एहतजाज। अच्छा तारिक, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हमें चेंज होती दिखाई दे रही है। एक और बड़ी अहम बात है, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को ना काबीना में शामिल करने की एक दौड़ लगी हुई है, तो क्या ये वाकई खवातीन की मौसर शमूलियत और बराबरी को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है, या फिर हम कहें कि ये महज एक सियासी पैगाम देने की हिकमत अमली जारी है? जी, इसमें एक तो ख़वातीन को पहले 2 ख़वातीन काबीना में हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं, तो एक शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहबा थी, वो फेडरल मिनिस्टर हो गई, तो अभी वजिया अकरम को तो अभी लिया गया, तो एक मतलब 1.5 साल से एक ही वफाकी वज़ीर थी खातून जो काबीना में, तो अब 2 हो गई हैं। अब एक और खातून को लिया जाने का फ़ैसला किया गया। ये भी सियासी तौर पर सियासी जमातों में ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, उसमें काफ़ी ख़वातीन हैं, उनका असर सुख भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी है। अब जैसे ज़ेब जाफ़र साहबा हैं, तो वो चौथी दफ़ा MNA बनी है, उनके वाले साहब भी MNA है, उनकी वालदा MNA रही, वो सेनेटर भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, तो उनका एक अपना फैमिली बैकग्राउंड है। और 4 दफ़ा MNA होने के बाद जो वो समझती है कि उनको अभी जो है काबीना में लिया जाना चाहिए। बुशरा अंजम भट्ट एक अच्छा इजाफा हो सकती हैं, उनकी भी अपनी एक लॉबी है, वो शरीफ फैमिली के नज़दीक भी हैं, पार्टी से भी हैं, उनके चचा सेनेटर रह चुके हैं शहीन खालिद भट्ट, तो अब वो इस दफ़ा उनके चचा नहीं बने थे, तो उनकी जगह बुशरा अंजम भट्ट को बनाया गया था। तो बुशरा अंजम भट्ट पढ़ी लिखी भी हैं और मतलब लम्स में वो उन्होंने पढ़ा है, बाहर से पढ़ के ही वहाँ पढ़ाती भी हैं। तो आपको पता है शहबाज शरीफ का एक अपना उनका स्टाइल है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को, फॉरेन क्वालिफाइड ऐसे लोगों को ज़्यादा वो पसंद भी करती है, अपनी काबीना में लेके आती है। और इसी तरह जो है आमना शाह हैं, वो यंग खातून हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, पिंडी इस्लामाबाद से हैं,
उनका अपना AI के ऊपर बड़ा काम है, इसके अलावा सोशल मीडिया को बड़ा काम है। ये 3 खवातीन में से एक खातून को चले तारिक, ये सारी बातें एक तरफ, बहुत अच्छी बात है, अहम फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो तमाम फैसले किए जा रहे हैं क्या वाकई ही गवर्नेंस की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने लिए आइंदा इलेक्शन स्ट्रेटजी की तैयारी की जा रही है? ये दोनों पहलू हैं। एक तो मैंने ये कहा कि एक तो उन्होंने हुकूमत चूँकि उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर सकी फिनांस के मैदान में, मुआशी मैदान के ऊपर जितना कि करना चाहिए जो डिमांड थी, तो एक तो ये यकीनी तौर पे वो है कि क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं परफॉर्मेंस। और दूसरी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट यकीनी तौर पे जब सियासी जमातें, सियासतदान हर वक्त पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के चक्कर में होते हैं, हर वक्त वो अपना सियासी फायदा भी ढूंढता है कि मुझे कहाँ से सियासी मिलेगा, कहाँ से 1-2 वज़ीर बना देने से हुकूमत के इस लेवल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सियासी जमातों में एडजस्टमेंट, वही लोगों को खुश करना, अपने इत्तेहादियों को, वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे बताया 28वीं तरमीम होगी, बजट होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी, वोटिंग के लिए एक वोट की जरूरत पड़ती है। 26वीं 27वीं तरमीम में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो अब इत्तेहादियों को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी हासिल रखना है सबको, और वो एक सियासी हिस्सा भी है। सियासी जमातों का एक तरीका कार होता है कि अपने लोगों को साथ दे के चलना, और फिर पढ़े लिखे और जो अहल लोग हैं तो उनको आगे वैसे भी ले आना चाहिए, उनका हक भी बनता है। और ये जितने चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं, यकीनी तौर पर अच्छी कबीना, अच्छे फेस, नए फेस और पढ़े लिखे लोग ही इस चैलेंजेस को, प्रोग्राम को मुल्क से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाजरीन 2 साल बाद देखा जाए तो हुकूमत एक अहम मोड़ पर खड़ी। परफॉर्मेंस रिव्यू, कैबिनेट रिशफल और नई इकोनॉमिक टीम की तैयारी आने वाले हफ्ते मुल्की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। क्या यह तब्दीली बेहतरी लाएगी या सिर्फ चेहरों की तब्दीली होगी? फैसला तो वक्त करेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गर्दन तोड़ के मर्ज के लिए वैक्सीन सरकारी अस्पतालों और महकमा सेहत के पास दस्तयाब ही नहीं है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को चंद 100 रुपए का वैक्सीन हज़ारों में खरीदना पड़ रहा है, जिस पर महकमा सेहत की खामोशी बायसे तशवीश है। सरकार के पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जबकि शहरियों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ मंगिश ने इस स्टोरी पर अच्छा खासा काम किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मंगिश साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी कीमतें क्या हैं और हुकूमत के पास ये वैक्सीन दस्तयाब क्यों नहीं है आखिर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल मसला ये है कि वैसे तो बहुत सारी इस किस्म की वैक्सीन हैं कि जो लगाई जाती हैं, जिस तरह बच्चों की वैक्सीन हैं, पोलियो की वैक्सीन हैं, लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि ये एक इंतहाई अहम वैक्सीन है। न सिर्फ ये कि ये बैरून मुल्क जाने वालों के लिए लाजमी है, ज़ाहिर है उनको तो मजबूरन ये लगवाना पड़ता है, लेकिन आम लोगों के लिए भी इसलिए भी ज़रूरी है कि गर्दन तोड़ का मर्ज जो है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो लोग अगर ये आम शहरी जो हैं वो लगवाना भी चाहें तो इसलिए नहीं लगा सकते कि सरकारी तौर पर ये दस्तयाब ही नहीं, और मेडिकल स्टोर्स में जो दस्तयाब है भी तो उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आम एक वैक्सीन है उसकी कीमत है 1300 रुपये, लेकिन वो चूंकि सरकारी तौर पर दस्तयाब ही नहीं है और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी बहुत कम मकदार में है, तो इसलिए वो तो 1300 रुपए की जो नहीं है तो इसको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है मुमताज? बिल्कुल ये महकमा सेहत ही की जिम्मेदारी है, लेकिन जब 1300 रुपए की वैक्सीन 5 से 7 हज़ार रुपए में, और जब 5,000 रुपए की वैक्सीन तकरीबन 11 से 12 और 13 हज़ार में फरोख्त हो रही हो, तो जाहिर है फिर ये कहा जा सकता है कि महकमा सेहत इस सिलसिले में कितना कमजोर है और उनका चेक एंड बैलेंस कितना ही गैर मुअस्सर है। अब मसला यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पेशावर में कायम है। DHO के ऑफिस में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसके दफ्तर में ये सेंटर जो है कायम है। लेकिन यहाँ पे जो पूरे जितनी भी 36 अजलाएँ वहाँ के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जब दस्तयाब नहीं होता तो जाहिर है फिर अंदाज़ा लगाएं, और फिर उनकी मजबूरी ये होती है कि उन्हें हर सूरत 1-2 दिन होते हैं उनके पास, उन्होंने बाहर जाना होता है। हाँ। तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ये वैक्सीन ले लेते हैं, और इस वैक्सीन में जितनी करप्शन हो रही है हर एक अपने तौर पर इसमें करप्शन कर रहा है।
मेडिकल स्टोर्स वालों पे चूंकि चेक नहीं है तो इसलिए उनकी मर्जी है कि जो कस्टमर्स उनका होता है, मतलब जो शहरी होता है जो ये लगवाना चाहता है, वो उनके हाथे चढ़ जाता है तो वो कोई भी कीमत उनसे डिमांड कर लेते हैं और वो बेचारे देने पे इसलिए माना हो जाते हैं कि एक कतार होती है। दरअसल फरजाना, खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ड्रग्स का जो महकमा है पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हैं वहाँ पे उनके ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, लेकिन अब वहाँ उनके लिए उन पे चेक रखने के लिए एक डीजी ड्रग्स को बिठाया गया है। ये डीजी ड्रग्स की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल स्टोर्स को भी चेक कर ले और वो इस बात को भी चेक कर ले कि कौन सी ड्रग्स जो है वो उसकी एफिकेसी है नहीं है, वो सही है, सब स्टैंडर्ड है या क्या है, और फिर ये भी चेक कर ले कि उसकी कीमतें कितनी हैं। तो ये डीजी ड्रग्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे चेक रखे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई चेक नहीं रखा जाता और अब सूरत हाल यह है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो या ड्रग को कंट्रोल करने के हवाले से, उसकी दस्तयाबी के हवाले से डीजी ड्रग जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, डीजी ड्रग जिम्मेदार हैं और फिर उसके नीचे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो मार्केट में रोजाना फिरते रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ ये कि वो इस पे चेक रखे कि ये वैक्सीन जो है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो उनको इस पे भी चेक रखना होगा कि इस वैक्सीन की असल कीमत क्या है और बाजारों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उस पर किस कीमत पे फरोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैक्सीन है, जिस तरह से ये मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन है, अगर ये ब्लैक मार्केट पे फरोख्त हो रही है तो इसकी रोकथाम करना ये डीजी ड्रग्स ही का काम है। जो लेकिन यहाँ पर तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, ना दस्तयाब है, ना प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या डीजी ड्रग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सूरत हाल यह है कि जब उनको शिकायत होती है तो फिर होता यह है कि छापे तो मार दिए जाते हैं, लेकिन उस छापों के नतीजे में अगर कोई गिरफ्तारी भी अमल में आती है या कोई इस तरह से जो वैक्सीन है वो जब्त भी की जाती है तो बड़ी आसानी से वो छूट जाते हैं। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल ये जो माजी करीब है उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिनके खिलाफ उनको जेल भेजा गया हो और या फिर उनको बड़े बड़े जुर्माने किए गए हों। इसी वैक्सीन के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कार्रवाइयाँ हुई होंगी लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। एक कार्रवाई हुई थी गुज़श्ता दिनों, उसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, कोई मोबाइल सेलर थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक अहम शख्सियत की सिफारिश पे उनको भी छोड़ दिया गया। अब अगर सूरत हाल ये है तो जाहिर है फिर तो उनकी हौसला अफजाई होती है कि वो जितनी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी है। और फरजाना ये भी मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तारियां हुई थी वो सिर्फ कीमतों वाली बात नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल फेक वैक्सीन वो फरोख्त कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, यही लोग जो बाहर जाते हैं अगर इनको फेक वैक्सीन लगाई जाए और वहां पे उनको गर्दन तोड़ का मर्ज लाक हो जाए तो पाकिस्तान की क्या साख रहती है वहां के ममालिक में जो ये कहते हैं कि ये लोग तो सारे वैक्सीनेटेड आए हैं, कैसे पाकिस्तान की साख भी मुतासिर होगी इससे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, इसके अलावा भी अगर फेक वैक्सीन उसके सदेबाब के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तो बड़ी तशवीश की बात इसलिए भी है कि जो लोग बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाते हैं, अगर ये वैक्सीन वो लगा भी लें और वो घर में आराम से बैठकर ये सोचना शुरू कर दें कि रह जाती है, यहाँ पर तो वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है ना। सबसे हैरत की बात वो ये है, क्या वजह है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इजला के लिए सिर्फ एक ही जो है वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है? क्या ये अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल, जब महकमा सेहत के नोटिस पे ये बात लाई गई तो फौरी तौर पर गुज़श्ता दिनों एक मुरासला जारी हुआ है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 36 अजला की DHO के नाम ये मुरासला भेजा गया है, ये भी वज़ीर सेहत की मुदाखलत के बाद। लेकिन उस मुरासले में जो हैरत अंगेज तौर पर जो बात लिखी गई है फरजाना, वो आप देख के हैरान होंगी कि उसमें DHO को लिखा गया है कि आप लोग अपने तौर पर जो वैक्सीन है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। अब मसला यह है कि वो तो यकीनी बना लेंगे, लेकिन आखिर में एक जुमला लिखा गया है कि आप जितने भी वैक्सीन अवेलेबल करते हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी जो ये वैक्सीन लगवा रहा होता है। मतलब जो शहरी होता है उसकी पेमेंट उसी नहीं करनी होगी, बल्कि पेमेंट भी नहीं, उसी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि आप बाहर से लेके आएं,
हमें दे दे, हम लगवा लेंगे सिर्फ एक इंजेक्शन की तरह, और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर लेंगे। अब अगर वैक्सीन उसने बाहर ही से लेना है, जो कि 1300 की वैक्सीन हजारों रुपए में उन्होंने खरीदना है, तो फिर ये महकमा सेहत का क्या फायदा? इस पूरी सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या डेटा मुरतब करने में फिर मुश्किलात नहीं आती हैं? क्योंकि हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि आपने जो वैक्सीन प्रोवाइड की है वो कितने लोगों को लगी है और बाहर से कितने लोग लेके आ रहे हैं। फरजाना, यहाँ पोलियो के अलावा जो वैक्सीनेशन होती है उसका कोई डेटा तक मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस की मिसाल इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें निशानदेही की थी कि बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम मौजूद है, एक विफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी उसके साथ मुआवनत की जा रही है, लेकिन उसका डेटा मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। तो ये गर्दन तोड़ बुखार का इसका कौन पूछेगा? इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है और सूरत हाल बल्कि बड़ी नाजुक है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है मुमताज, वो ये है कि जब हुकूमत को मालूम है कि वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, लाजमी है, तो फिर सरकारी सतह पर इसकी रेगुलर सप्लाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सक रहा? असल में गुज़श्ता दिनों इन्होंने ऑर्डर किया है एक कंपनी से इस वैक्सीन की, और वो जो तादाद वो बता रहे हैं कि इतनी वैक्सीन ऑर्डर की गई, वो सिर्फ 400 है। फरजाना, उस दिन डीएचओ के दफ्तर जब मैं गया, वहां पे 1000 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद है। फुटेज भी हमारे पास मौजूद है, अगर आप चला सकें तो। उसमें हजारों लोग डीएचओ पेशावर के दफ्तर के सामने खड़े थे और वो ये शोर मचा रहे थे कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। इवन मेडिकल स्टोर्स पे जो ब्लैक में दस्तयाब है वो भी उनको नहीं मिल रही है। लोगों को पहले तंग किया जाता है, जब वो आखिर में बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं तो फिर मुंह मांगी कीमत पर वो वैक्सीन ले लेते हैं। डेटा तो बहुत दूर की बात है। अब 400 वैक्सीन अगर कंपनी से फर्ज किया पेशावर में आ भी जाती है तो 400 वैक्सीन मेरा ख्याल है 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, मामला बहुत नाजुक है। इसीलिए मुमताज, हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जनरल ड्रग्स अब्बास खान से बात की है। उनका इस हवाले से क्या कहना है हम अपने नाजरीन को सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है ये मार्केट में हमने प्रीवियस ईयर कुछ हमें कंप्लेंट्स मिली है और हमने कुछ रेड्स किए हैं जिसमें हमें फल्सिफाइड वैक्सीन्स रिकवर्ड हुई हैं। इसका इस्तेमाल भी बड़ा लिमिटेड था। अभी मास स्केल पे इसकी इम्यूनाइजेशन शुरू हो गई है तो डिमांड सप्लाई से इसमें कुछ इंटरप्शंस आई हैं और लोगों की भी एक जो हमारा एक एरिया था डीएचओ ऑफिस, वहाँ से हो रहे थे तो मास लेवल पे जो लोग आए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई है। नेक्स्ट वीक में हम 400 तक वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे और बाकी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने सूबे के जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि आप अपने एरिया में इन वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराएं। अच्छा मुमताज, आपने डीजी ड्रग्स की जो है गुफ्तगू आपने भी सुनी है, आप क्या कहेंगे इस पूरी गुफ्तगू के हवाले से? फरजाना, दरअसल बात यह है कि इस तरह से तो बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं, हुकूमत कमिटमेंट भी करती है, अफसरान भी कहते हैं कि हमने ये कर लिया और ये कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये कोई नया मसला नहीं है। ये वैक्सीन जो है कोई अब मुतारिफ नहीं हुई है कि कल परसों ये मुतारिफ की गई हो और उसमें कोई मसाइल पेश आ रही है। तो अरसे दराज से ये वैक्सीन लगते आ रहे हैं। तो क्या इतने अरसे में महकमा सेहत और फिर खुसूसन ये जो ड्रग्स का शोबा है, क्या ये सो रहा था? और क्या कोई भी किसी आम शहरी से आप पता कर लें तो क्या ये ड्रग्स इंस्पेक्टर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? और क्या वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? इसका जवाब अगर किसी भी शहरी से पूछ लें या खुसूसन इन लोगों से पूछें कि जो इस वैक्सीन के पीछे बारे अच्छा, सबसे अफसोस की बात मुमताज जो है ना यहाँ पर, वो ये है कि इतना बड़ा शहर पेशावर और सिर्फ एक वाहिद सेंटर वहां पर वैक्सीन के लिए कायम किया गया है। एक तो बड़ी जो है अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ वाहिद सेंटर है वहां पर, दूसरा ये कि वहां पर वैक्सीन ही दस्तयाब नहीं है। तो ये पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? क्या सिर्फ इदारे के ऊपर आती है या अफसरान के ऊपर आती है या हुकूमत के ऊपर आती है? नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत दावे कर रही है कि हमने महकमा सेहत में ये काम किया है, वो काम किया है, सेहत कार्ड का हमने इस तरह से किया है और लोगों को मुफ्त सहूलत दस्तयाब है। अब अगर कोई इतना ज़रूरी वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है, वो लोगों को आम जो बाजार से उस अपनी असली कीमत पर भी नहीं मिल रही है,
तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है हुकूमत ही की है, सूबाई हुकूमत की है, जो कह रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है हमारी टॉप मोस्ट 2 प्रायोरिटीज है, 2 तरजीहात हैं। अगर वो इन तरजीहात में भी काम नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि वो जो है सेहत में इस्लाहात मजीद क्या लाएंगे? मतलब एक सेट प्रोसीजर चला आ रहा है, अगर वो इस पे चेक नहीं रख सकते तो मजीद कोई एक नई इस्लाहात तो मुमताज क्या वजह है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स और महकमा सेहत जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? फरजाना, मैंने आपको एक बात की है कि गुज़श्ता दिन कार्रवाई हुई है और 2 मोबाइल सेलर्स को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। अब अगर उनको गिरफ्तार किया जाता और चाहिए था कि उनको निशाने इबरत बना दिया जाता, हाँ। लेकिन उनको किसी की सिफारिश पे अगर छोड़ दिया जाता है तो खाक किसी पर चेक रखा जा सकता है। अफसरान तो यही कहेंगे कि हमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह देते हैं और हम छोड़ देते हैं। अब एक वाक़े को वो मिसाल बनाकर फिर पूरा साल यही करते रहेंगे। उन्हें छोड़ दिया गया है तो क्या उन्हें किसी बासर माफिया की पुष्टपनाही हासिल है जिसकी बिना पे उनको छोड़ दिया गया है और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? फरजाना, ये अद्वियात का जो कारोबार होता है, जाहिर है ये अरबों रुपए इसमें इन्वॉल्व होते हैं और करबों रुपए बल्कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर इसमें इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये तो जाहिर है मैटर करती हैं, इसकी पीछे माफिया भी होता है और फिर ये अब इस किस्म की जो वैक्सीन है वो मतलब जब तक किसी आम आदमी को पता ना हो, इस सिलसिले में आगाही नहीं पिलाई जाती कि आप ये जो गर्दन तोड़ के वैक्सीन है ये लगाएं ताकि इस मरज से आप महफूज रख सकें। फरजाना, इस बीमारी के बारे में आपको बताऊं, सप्लाई कहां से होनी होती है इस वैक्सीन की? क्योंकि सूबे तक आती है तो बैक एंड पे किसकी तरफ से इसकी सप्लाई की जाती है? ये मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जो महकमा सेहत है, ये उनसे मंगवा लेते हैं। फिर एक कोल्ड स्टोरेज है उसमें रखवानी पड़ती है क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है। हाँ, अब अगर अजला में ये दस्तयाब नहीं है तो चलो वो तो हम मान लेते हैं कि हाँ। गर्मियों में ये दस्तयाब नहीं है तो फिर कोई बात बनती है। लेकिन पेशावर जैसे एक दारुल हुकूमत में कि जहाँ पे जो स्टोरेज का जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज बाकायदा तौर पे मौजूद है। बिल्कुल ये कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन इसको मुश्किल बना दिया गया है। नाजरीन, गर्दन तोड़ मर्ज की ये लाजमी वैक्सीन शहरियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी है, मगर सरकारी गफलत और नाकिस हिकमत अमली ने अवाम को ब्लैक मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो माफिया मजबूत और शहरी कमजोर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस संगीन बहरान का फौरी नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ देगी या शहरी इसी तरह से इस्तेहसाल का शिकार होते रहेंगे? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बहुत ही दिलचस्प खबर है। आपको बताएं कि मुल्क भर में जाली कॉल सेंटर्स के मुनज़्ज़म नेटवर्क का तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। FIA की कार्रवाइयों में अरबों रुपए की रिकवरी, दर्जनों गैर कानूनी कॉल सेंटर्स बेनकाब हुए हैं और सैकड़ों पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सिर्फ साइबर फ्रॉड नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की कहानी लगती है। सवाल यह है कि यह नेटवर्क इतने अरसे तक आखिर चलता कैसे रहा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो जाली कॉल सेंटर्स थे ये क्या इंडिविजुअली फ्रॉड था या फिर बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एक नेटवर्क था जिसके तहत ये काम किया जा रहा था? जी बहुत शुक्रिया फरजाना, और बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने शायद पिछले कई प्रोग्राम्स में नेशनल साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के जो मसाइल थे, फिर ऑनलाइन फ्रॉड और NCCI और इन सारे मसाइल को देखा। अब इसके दौरान ज़ाहिर हमने देखा कि जब वो यूट्यूबर्स वाला मामला आया, डक्की भाई वगैरह वाला, तो उसमें जो है वो NCCI का नाम आया। ज़ाहिर है वही सारे ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा जो चैलेंज था और ज़ाहिर है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की भी कोशिश की जो अब तक जारी है, वो था यही फेक कॉल सेंटर्स वाला। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद हर 8वां या 9वां बंदा जो ऑनलाइन फ्रॉड है, जो व्हाट्सएप और आपके के थ्रू किया जाता है, आपके बैंकिंग के जो डेटा है उसके थ्रू जो आपसे किया जाता है, फिर आपसे बेटिंग ऐप्स के थ्रू कीजिए। हमने काफ़ी इस पर तफसील से जो है वो इस पर बहस भी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ तफसीलात आई हैं वो ज़ाहिर है इंतहाई परेशान कुन भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 400 से ज़ायद अफसरान
ऐसे अफराद जो है वो पकड़े गए हैं, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल हैं और पाकिस्तान भी शामिल हैं, कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, सॉरी, जो कॉल सेंटर्स के थ्रू जो फ्रॉड किया जाता है, ज़ाहिर उसमें ऑनलाइन भी किया जाता है, बाकायदा कॉल सेंटर्स का एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम होता है। और हमने एक रिपोर्ट भी की थी और दोबारा उसकी मैं तफसीलात भी बताऊंगा प्रोग्राम में आगे जाकर भी, कि जब NCCIA ने इसका पता लगाने की कोशिश की और FIA भी इसमें जब शामिल हुआ तो पता चला कि जनाब इसमें सिर्फ जो है वो यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर ये कुछ नहीं हो रहा, इसके अंदर जो रीजनल जो ममालिक हैं वहाँ पे भी कई ममालिक में इनके जो है वो एक किस्म के कॉल सेंटर्स का जो हेड क्वार्टर कह लें, या जहाँ से जो है वो इन चीज़ों को मूव और शेक किया जाता था, व्हीलिंग डीलिंग की जाती थी, का जो यहाँ से जो बहाव था उसको कंट्रोल किया जाता था। तो बाकायदा तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी खित्ते के जो करीबी ममालिक है वहाँ पर उनके दफातर मौजूद थे और चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर किया जाता रहा है। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड है इसमें जो 4-5 बड़े जो शहर हैं वो शामिल रहे हैं, ख़ासतौर से इस्लामाबाद, उसके बाद लाहौर, कराची, किसी हद तक पेशावर, फैसलाबाद वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन ये तरीके से इस नेटवर्क को रन किया जा रहा था रियाज। बिल्कुल ऐसे ही है, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता रहा है और तकरीबन अब तक जो सुराग लगाया जा सका है वो तकरीबन 537 मुलज़मान हैं जो जाली कॉल सेंटर्स हैं इसमें मुलविस करार पाए थे, और जिनमें से तकरीबन 270 के करीब ऐसे थे जो गैर मुल्की थे। आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन थोड़ी सी निस्फ़ से ज़ायद की जो तादाद है वो गैर मुल्की इसमें शामिल थे। और गैर मुल्की जिस सतह पर काम करते हैं उसमें यह होता है कि वो पीछे रहकर काम करते हैं। जो बहुत से जो ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें जाहिर है फ्रंटमैन कोई और होता है लेकिन पीछे वही होते हैं। जी, हमने देखा कि एक ज़माने में कि डबल शॉ वाला वो हुआ कि पैसे आप 50 लाख जो है वो देंगे तो आपके जो है वो 1 करोड़ हो जाएंगे किस्म के, और कुछ अर्से बाद आपको जो है वो माहाना अच्छी रकम। हमने फिर मुजारबा स्कैंडल भी देखा। तो ये उस तरह के जो है वो बैटिंग और ट्रेडिंग जो है वो ऐप्स होती हैं, तो आपको मुख्तलिफ हिले बहानों से डराया जाता है, धमकाया मुख्तलिफ किस्म की। मिसाल के तौर पर कई जगहों पर यह होता है कॉल सेंटर्स में कि वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर फेक किस्म की जो है वो एक किस्म का चार्ट बनाया जाता है और आपको उसमें इंगेज किया जाता है। आपको कहा जाता है इसमें आप 10,000 रुपये लगाएं, कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में जो है वो 20,000 रुपये आ जाते हैं। आप हैरान होते हैं, मैंने 10,000 रुपये लगाए, हफ्ते बाद 20,000 रुपये हो गए। वो कहते हैं जी ये देखिए तो क्लीन काम है, आप इसमें और पैसे भी डालें। फिर जब आप 30-40 हज़ार रुपये डालते हैं वो भी डबल हो जाते हैं, वो आपके अपने अकाउंट में आ जाते हैं। आप फिर दोबारा हैरान हो जाते हैं कि जनाब ये तो कमाल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका लालच आ जाता है कि आप सिर्फ पैसे डालना शुरू कर देते हैं और ऐप्स में आपको ग्राफ्स और चार्ट्स और बार्स में दिखाया जाता है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो उसमें एक तो ये तरीका वारदात है कॉल सेंटर्स में। दूसरा है जो आपके बैंकिंग जो दूसरा नादरा और जो आपके डोमिसाइल्स और डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की जो चीज़ों वाली डिटेल्स है वो उनके पास होती हैं। और जाहिर है इस पे हमने कई मरतबा जो है वो डिस्कशंस भी किए हैं कि सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा है कि डार्क वेब पे चंद 100 रुपये देकर भी आप किसी का पर्सनल डेटा ले सकते हैं। बल्कि हत्ता कि एक मीटिंग में ये भी कहा गया कि जो चेयरमैन PTA हैं उनका डेटा भी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल था एक ज़माने तक। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डार्क वेब पे किस तरह पर्सनल लोगों का डेटा, जो बैंकों का डेटा है, इसके अलावा जो पासपोर्ट का, आपके ID कार्ड का, आपके फैमिली ट्री का डेटा जो है वो सारा वहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या करते हैं कि एक और जो कॉल सेंटर है उनका एक तक़रीबकारी का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपको बिल्कुल ऑफिशियल एक किस्म के नंबर से कॉल आती है। पहले एक ज़माने में ये होता था कि आपको किसी मोबाइल रैंडम नंबर से कॉल आती थी, अब आपके HBL लिखा होता है या कोई और इस तरह बैंकों के नाम लिखे होते हैं और आपको बाकायदा तौर पर कॉल आती है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है, लोग उसके ऊपर रिलाय करके उसको सही मान के उसको कॉल पिक करते हैं और उनको अपना डाटा खुद ब खुद दे भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बड़ी हैरान कुन बात है वो सारे मामले में ये है कि जितने भी मतलब बैंक्स हो गए या इस तरह की जो रियासत के जो इदारे हो गए वो क्या करते हैं कि वो सारे मामले को छानबीन की कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह परसू नहीं करते। मतलब कई दफ़ा ऐसे हुआ कि प्राइवेट बैंक्स को बाकायदा तौर पे बताया गया कि आप अपनी जो IT, अपनी सिक्योरिटी, जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करें कि लेकिन वो शायद उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बहुत से सादा लोग, अच्छा एक चीज़ तो ये होगी बैंकिंग, एक हमने पहले डिस्कस किया कि आपको जो है वो ट्रेडिंग, और दूसरी जो है वो आपको पैसे डबल करने वाला मामला। तीसरा होता है कि दूसरा मामला ये हो कि आपके जो रिकॉर्ड है उसकी दुरुस्ती के लिए या आपके बैंक में आपकी ये डिटेल्स हैं, आप इतने पैसे जमा करवा दें वरना ये ठीक हो जाएगा।
तीसरा जो एक मामला है बड़ा परेशान कुन है, वो अगेन यही जो एक मामला होता है उसमें कहा जाता है कि जनाब आपका कोई इनाम निकला है और आप ये इतने पैसे जमा करवा दें इस नंबर पे, तो आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि जी हम तो यहाँ शोरूम में खड़े हैं, तो ये 4 गाड़ियाँ रह गई हैं आज इस महीने की लॉट में, तो आप बताएं, और वीडियो कॉल करके बताते हैं ये देखें 4-5 गाड़ियाँ हैं, तो आपके नाम की गाड़ी निकली हुई है, आपके उनके नाम के जो है वो बाकायदा तौर पर कागज़ पर उनका नाम लिखा होता है, और वो ज़ाहिर है इंसान है हमारे पाकिस्तान में जो है मुआशी तौर पर शायद लोग इतना नहीं है, आप गाड़ी पे अपना नाम जब देख लेते हैं आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी पे, तो वैसे ही दिल ललचाने लगता है। वो कहते हैं 20-30 हज़ार रुपए 40 हज़ार रुपए देने में क्या हर्ज है। तो लेकिन वो सिर्फ 20 हज़ार रुपए बात खत्म नहीं होती, मजीद आपको जो है वो कहा जाता है कि जनाब, फिर वो कहते हैं जनाब आपकी गाड़ी इस्लामाबाद तक पहुंचानी है लाहौर से, तो उसके जनाब 50 हज़ार रुपए जमा करवा दें। आप कहते हैं गाड़ी तो वैसे निकली हुई है 1.5 करोड़ की, चलें 50 हज़ार रुपए और जमा करवा देते हैं। तो ये उन कॉल सेंटर्स का काम होता है जहां पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है वो भी फंस जाते हैं और अपनी रकम को गंवा बैठते हैं। अच्छा रियाज, ये जो सारी मालूमात आपने हमें फराहम की हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 अरब 40 करोड़ से जायद की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन असल सवाल मेरा ये है कि अगर इतनी रिकवरी हो चुकी है तो फिर असल फ्रॉड की टोटल अमाउंट कितनी हो सकती है? बिल्कुल, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 अरब रुपए इसमें जो है वो आसानी से कहा जा सकता है कि इसमें शामिल है। अब इसे अंदाज़ा लगा लें, ये वो असेसमेंट है जो गवर्नमेंट, जो FIA और NCCIA जब मामलात को देख रहे हैं तो उनके सामने ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ये ऐसे ही है कि कोई रिपोर्ट करे कि जी ख़वातीन के साथ जो है वो हरासानी के वाक़यात हो गए या चोरी चकारी के या गाड़ी चोरी के वाक़यात, ये वो केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। तो ये जो हमारे सामने जो रकम आ रही है 2 से 2.5 अरब रुपए की रकम, कुछ लोग 1.5 से 2.5 के 3 के बराबर ये रकम बता रहे हैं। तो ये रिपोर्टेड केसेस को थोड़ा सा एसेस करके ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है। अब इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि यहाँ पे अरबों रुपए लोगों से ईंटे जा रहे हैं और यहाँ पे जो है वो ठीक है FIA किसी हद तक कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमने देखा कि NCCI और FIA के अपने लोग इसमें मुलविस रहे कि जहाँ पे अरबों रुपए गवा दिए गए, अरबों रुपए गवा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मालूमात हमारे पास हैं तकरीबन 54 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं। तो इतने अरसे तक ये 54 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स कैसे ऑपरेट करते रहे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि रेगुलेटरी सिस्टम कहाँ पर फेल हुआ, कहाँ पर उसकी नाकामी दिखाई दी? बिल्कुल फरजाना, ये एक ऐसा सवाल है कि जो पार्लिमान से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे जो है बार बार ये पूछा जाता रहा। और जब हम पार्लिमान की बात करते हैं तो हमने पिछले हफ्ते 92 न्यूज़ पे ये खबर रिपोर्ट की थी, एक्सक्लूसिव हमारी खबर थी कि 11 से 13 सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबर्स ऐसे थे कि जिनको ऑनलाइन फ्रॉड में जो है वो एक किस्म का धोखा दिया गया। एक को कहा गया कि जो एक खैराती अस्पताल है तो उसके लिए आप जो है वो हमें जो है वो हिदायत आई हैं, CEO ने कहा है कि आपको कॉल करें तो आप अगर 30-40 लाख रुपए जमा करा दें। हैरानी की बात यह है कि हमारे सेनेटर्स तक जो हैं वो इस फ्रॉड का जो है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दूर दराज के इलाके, लिया, बकर और इसी तरह दूर दराज के अजला, नॉर्दर्न एरिया, बलूचिस्तान, वहाँ जहाँ पे तालीम के मामलात जो हैं वो उस तरह नहीं है, लिटरेसी रेट उतना नहीं है, मीडिया उतना अवेयरनेस नहीं वहाँ पे मामलात, तो उससे वहाँ पे क्या हालात होंगे जहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर में यहाँ पे कौमी असम्बली, पार्लिमान, सेनेट के जो अरकान हैं अगर वो भी इनके धोखे में आ जाते हैं। और कई जगहों पे ये हुआ कि कुछ पार्लिमानी जो लोग हैं जो अरकान हैं उनकी तफसीलात अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं कि उनके जो ID कार्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए भी जो फ्रॉड का जो है वो हुआ है और उसमें कुछ बैंक्स भी जो है वो उनका यूज़ किया गया है, अगेन जो बड़ी परेशान कौन है। तो एक बात ये है जैसे कि आपने बताया 54 के करीब जो है वो कॉल सेंटर बताए जा रहे हैं जो फेक हैं। अब अगेन सबसे बड़ा सवाल जैसे आपने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। तो बात ये है कि ये पार्लिमान में ये कई मरतबा ये चीज़ डिस्कस हुई कि कॉल सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन का कोई इदारा, कोई तरीका मौजूद है कि कोई कॉल सेंटर अगर खोलना चाह रहा है उसको किससे एनओसी लेना है। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है अगर ये बात क्योंकि हमारे सेनेटर्स तक पहुंच गई है तो आम आदमी का क्या हशर होता होगा इस पूरे मामले में।
बिल्कुल ऐसे ही है। और तकरीबन अब तक जो रिकवरी हो चुकी है वो 6,22,70,000 रुपए की रिकवरी जो जॉली कॉल सेंटर थे उनसे हुई है अभी इस कुछ अरसे में। और ओवरऑल जब हम 2025 से अब तक का अंदाज़ा लगाते हैं तो 1.25 साल तकरीबन अगर हो जाता है तो उसमें अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यानी 1 साल से ऊपर का 1 अरब रुपए से ये रिकवरी ज़्यादा हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि 1.5 से 2 और कुछ अहबाब ये कह रहे हैं जो इसको देख रहे हैं कि 3 अरब रुपए तक भी जा सकता है। तो इससे इस सारे मामले की संजीदगी का अंदाजा होता है कि ना सिर्फ आम सादा लोग इसमें जो है वो फंस रहे हैं बल्कि बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत संजीदा है। लेकिन अफसोस की बात है इसे उस तरह से संजीदा लिया ही नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं तकरीबन 537 मुलजिमान हैं जो इसके अंदर नामजद हैं, 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और 270 गैर मुल्की अफराद हैं जो इसके अंदर शामिल थे। तो क्या ये एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम लिंक की निशानदेही नहीं है? ये बिल्कुल क्लियरली जिसे कहते हैं कि साइबर क्राइम इंटरनेशनल जो साइबर जिसे कहते हैं क्राइम और पूरा एक वेब ऑफ ईवल है जिसको मेरा ख्याल है ब्रेक करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ अरसे में हमने देखा कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इदारों के अंदर से कुछ लोग ऐसे मुलविस थे जो बाकायदा तौर पे जिस तरह यूट्यूबर्स वाला मामला हुआ, इसी तरह कॉल सेंटर्स वाले मामले में बाकायदा तौर पर कुछ लोग ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो NCCI और FIA के लोग थे जिन्होंने कई करोड़ रुपए लेकर बाकायदा तौर पे लोगों को काम करने की इजाजत दी जिसमें गैर मुल्की भी शामिल थे अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें जैसा कि हमने किया कि 200 फैसिलिटेट किया गया, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई ताकि वो ये कॉल सेंटर्स को रन कर सकें, क्योंकि और जो गैर मुल्की इनको रन कर रहे थे बाहर के मुल्कों से, फ्रंटमैन तो कोई और था लेकिन फैसिलिटेशन यहां पे प्रोवाइड की जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कई अफराद से इस तरह भी रब्ता किया गया कि आप सुने आजकल घर ढूंढ रहे हैं, हम आपको प्लॉट भी देते हैं, उस पर घर की तामीर भी कर देते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर जो छापों का सिलसिला है उसको थोड़ा सा कर दें। तो पता चला 6 से 8 महीने में ना सिर्फ उनका अच्छा खासा पुरतयश घर तैयार हो गया बल्कि उनके हाथ में जो है वो चाबी दी गई और बाकायदा वो घर में शिफ्ट भी हो गए। लेकिन उन्होंने इस तरह के जो कॉल सेंटर्स के ऊपर जो छापों का सिलसिला था जो होना चाहिए था, जब आपको टिप ऑफ मिलती है, जब इस तरह के इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारों होते हैं तो चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, NCCI हो, इनको ज़ाहिर है हर चीज़ इल्हाम तो नहीं होता, कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं, कुछ लोगों की शिकायत आती हैं, कुछ टिप ऑफ पे आती हैं। जब आपको टिप ऑफ आ गई है कि जनाब इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के इन शहरों, इन इलाकों में, इन गली में इस तरह का जो है वो जो फ्रॉड हो रहा है, तो आप अगर वहाँ पर जाके साजबाज कर लेते हैं और अपने घर की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं या अपनी बेटी का जहेज जो है वो आप कहते हैं गिलगित की जो फलां लकड़ी है उसका सारा फर्नीचर तैयार करवाया जाए तो हम मामले को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे हमारे इदारों में ऐसे लोग जब मौजूद होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अब तक अगर 1 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है तो उसमें अच्छे अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इक़दाम किए हैं। लेकिन जब तक काली भेड़ें मौजूद हैं, की जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसके बाद क्या डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसे मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है या नहीं, या अभी तक बस उसी के तहत, उसी मामलात के तहत इनको चलाया जा रहा है? देखिए इसके सद्देबाब के लिए तो इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो बोर्ड है, एक वो हो गया, फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हो गई और फिर इसके अलावा जो है वो SCCP के जो इन तीनों पे मुश्तमिल एक बोर्ड बनाया गया है। और इस बोर्ड का बुनियादी मकसद यही है कि एक तो रजिस्ट्रेशन जो कॉल सेंटर्स की हैं उसके हवाले से प्रॉपर जो है वो रूल्स और मैकेनिज़्म बनाया जाए। एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक मकान, एक प्लाजा जो है वो प्लाजे में कुछ फ्लोर जो है वो किराए पे ले लिए गए, वहाँ पे काम शुरू हो गया, किसी को कुछ नहीं पता, जब तबाही मचती है, लोग लुटते हैं, उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये सारा सिलसिला यहाँ पे हो रहा था। तो एक चीज़ ये वो देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि इदारों पे मुश्तमिल जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है वो अब सख्त रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है, यानी कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। और न सिर्फ रिफॉर्म्स होगी बल्कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी शामिल होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता। और हम तो ज़ाहिर है सादा लोग नहीं कह सकते, पढ़े लिखे लोग इसमें घिरे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की मुसलसल सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अवेयरनेस हो। जब तक ये अवेयरनेस मुसलसल नहीं होगी, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इस तरह के सेमिनार्स हों, ये लोग वहाँ पे जाएँ। एक बड़ा अहम सवाल, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, वो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि जो मुतासरा शहरी हैं क्या उनको फुल रिफंड मिल सकेगा या फिर ये कानूनी प्रोसेस बस लंबा ही होगा, रिफंड वहीं का वहीं रह जाएगा?
नहीं फरजाना, हम इस मुल्क में बहुत से गिले शिकवे बहुत से हवालों से करते रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये समझने वाली है, और जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जहाँ जहाँ से कई कॉल सेंटर पे छापे पड़े, वहाँ से जो पैसे रिकवर हुए, बाकायदा तौर पे जिन लोगों के नाम लेजर्स में रिकॉर्ड में पता लगे कि इन लोगों से ये पैसे लिए गए हैं, बहुत से लोग जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई थी उनको बाकायदा तौर पे पैसे भी लौटाए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके साथ अगर कोई क्राइम हो गया है तो आप ज़रूर पुलिस के पास यानी साइबर क्राइम के पास, FIA के पास जाएं और अपना मुकदमा दर्ज करवाएं। ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो एटलीस्ट उसे रिपोर्ट करें ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके। नाजरीन, साइबर स्पेस में होने ये फ्रॉड सिर्फ माली नुकसान नहीं है बल्कि सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अरबों की रिकवरी और सैकड़ों गिरफ्तारियां यकीनन अहम पेशरफ्त है, मगर असल इम्तिहान ये है कि क्या हम मुस्तकबिल में ऐसे नेटवर्क्स को पनपने से रोक भी पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।